गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री के जो 4th चैप्टर है द दिल्ली सल्तनत। इस चैप्टर को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत स्पेशली ये इंडिया के मेडिवल हिस्ट्री के से बिलोंग करते हैं और इंडिया के हिस्ट्री का एक क्रूशियल एक पार्ट है जहाँ पर इंडिया के कम से कम देखा जाए 300 से ज़्यादा साल का इतिहास यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ठीक है, यहाँ पर हुआ है। तो दिल्ली सल्तनत, तो इस चीज़ को लेकर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली दिल्ली सल्तनत का मतलब क्या है ये पहला जानना पड़ेगा। सल्तनत का मतलब, सल्तनत से पहले जो वर्ड आता है ये है सुल्तान। और सुल्तान क्या होता है? जैसे एंशिएंट टाइम पीरियड में इंडिया में हिंदू रूलर्स राज करते थे, तो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग वहाँ के जो राजा थे, ऑब्वियसली वहाँ के जो किंग थे उसको राजा कहते थे या राजन कहते थे, और भी बहुत सारे अलग अलग वर्ड को यूज़ किया जाता था। इसी तरह से देखा जाए इस्लामिक टाइम पीरियड, जैसे इंडिया में मेडिवल टाइम पीरियड चल रहा था, उस टाइम में इस्लाम धर्म बिलोंग करते थे, तो इसलिए उस टाइम को हम लोग इस्लामिक टाइम पीरियड कह सकते हैं। तो इस्लामिक टाइम पीरियड में वहाँ के जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, मतलब वहाँ पर पहले जैसे अरबिक लैंग्वेज थे, बाद में जाकर जैसे टर्किश लैंग्वेज आए थे, उसके बाद पारसिक लैंग्वेज आए थे, तो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वहाँ के जो राजा लोग थे ना, उनको सुल्तान कहते थे। ठीक है, अब ये सुल्तान कहाँ पर राज करते थे इंडिया में? तो दिल्ली पे राज करते थे। दिल्ली और दिल्ली के सबऑर्डिनेट जो एरिया है, मतलब उसके आसपास के एरिया, मतलब दिल्ली को सेंटर में रखकर वो धीरे धीरे करके इंडिया के एक बहुत वास्ट एरिया में वो अपना एम्पायर बनाए थे और दिल्ली था उनका कैपिटल। तो इसलिए दिल्ली से अकॉर्डिंग होकर वो जाते थे, तो इसलिए इसे कहते थे दिल्ली सल्तनत। मतलब सुल्तान लोग दिल्ली के अकॉर्डिंग वो राज करते थे और दिल्ली के अकॉर्डिंग जो अलग अलग सुल्तान या अलग अलग राजा जो राज किया था, इन सब का टाइम पीरियड मिलाकर हो जाता है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, यानी जैसे एक एंशिएंट टाइम पीरियड के अगर अकॉर्डिंग बात किया जाए तो ये राजा का राज टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसी तरह से देखा जाए, या ये डायनेस्टी का टाइम पीरियड, इसी तरह से देखा जाए दिल्ली सल्तनत इसी तरह से कहा जाता है, जो अलग अलग सुल्तानेट यहाँ पर राज किया था इसलिए। तो इंट्रोडक्शन, द दिल्ली सल्तनत इज ए नोबल एग्जाम्पल फॉर द ग्लोरी ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो यहाँ पर एंशिएंट इंडिया का जो बात किया गया है, एक्चुअली इस हिस्ट्री के दृष्टिकोण से यहाँ पर वर्ड का मीनिंग नहीं किया गया है। ठीक है, इंडिया के अगर हिस्ट्री के दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए तो इंडिया की हिस्ट्री के दृष्टिकोण से इंडिया के अगर टाइम विभाजन किया जाए तो उसे 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो स्पेशली दिल्ली सल्तनत जो मेडिवल टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात किया है कि अब एक्चुअली हम लोग इंग्लिश के फॉर्मेट के अनुसार इस सेंटेंस को सजाए, तो इसके हिसाब से देखा जाए एंशिएंट इंडिया बोला जा रहा है, मतलब पुराने टाइम पीरियड का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत जो था वो क्या था, एक अच्छा एग्जाम्पल है फॉर द ग्लोरी ऑफ एंशिएंट इंडिया, मतलब इंडिया के पुराने इतिहास का अगर टाइम पीरियड देखा जाए उसके मतलब उसका एक ग्लोरी, मतलब उसका एक अच्छा दिख दिखा रहा है। इट्स कल्चर, यहाँ के जो सांस्कृतिक दिख है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो यहाँ के कला है, यहाँ के जो बिल्डिंग जो निर्माण हुआ था, सभी चीज को अगर ध्यान में रखते हुए, दैट एग्जिस्ट इवन टुडे इज ए प्रेज वर्दी, जो आज के दिन में भी जिसका अस्तित्व है, आज भी वो चीज टिका हुआ है, तो उसके हिसाब से देखा जाए ये बहुत ही मूल्यवान हो जाता है। द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली रूल्ड फॉर क्वाइट ए लॉन्ग पीरियड ऑफ 320 ईयर्स। तो दिल्ली के जो सुल्तान लोग थे ना, ये एक लंबा समय से राज कर रहे थे, ऑफ 320 ईयर्स, तो 320 साल तक राज किया है। 1206 से स्टार्ट होता है और कम से कम 1526 तक ये लोग राज किया था, तो इस हिसाब से देखा जाए 320 साल ही होता है। ड्यूरिंग विच देयर वर अचीवमेंट्स इन डिफरेंट फील्ड्स, तो इस टाइम पीरियड में वो लोग अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में वो लोग बहुत सारे अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया था। आवर इंडियन हिस्ट्री इज द फेमस एंड द लॉन्गेस्ट हिस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारे इंडियन के जो इतिहास है उसके हिसाब से देखा जाए ये दुनिया के अंदर एक बहुत ही ख्यातिवान, बहुत ही नाम किया हुआ और बहुत ही लंबा एक इतिहास है।
इट हेल्प्स आवर प्रेजेंट जनरेशन, ये आज के दिन का जो हमारे जनरेशन लोग है उनको क्या करते हैं, टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर आवर पास्ट, उनको ये समझने के लिए या याद रखने के लिए हेल्प करते हैं कि हमारे अतीत को ये समझे और उसको याद रखे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग जो यहां पर डिस्कस करेंगे, तो यहां पर कौन कौन सी चीज डिस्कस करेंगे। पहले की डायनास्टीज व्हिच रूल्ड ओवर दिल्ली, दिल्ली के ऊपर कौन कौन से डायनेस्टी राज किया था। स्पेशली देखा जाए दिल्ली सल्तनत में कोई एक डायनेस्टी नहीं थे, पर्टिकुलरली यहां पर 5 अलग अलग डायनेस्टी राज किया था। ये पांचों डायनेस्टी के नाम हम लोग पढ़ेंगे। पहला जैसे स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी। ये पांचों अलग अलग डायनेस्टी का नाम पढ़ेंगे और इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। और ऊपर से ये टोटली देखा जाए ये पांचों डायनेस्टी मिलाकर ये दिल्ली सल्तनत का टोटल टाइम पीरियड आता है। यानी पर्टिकुलरली एक डायनेस्टी इस टाइम में नहीं थे, 5 अलग अलग डायनेस्टी थे जो 1206 एडी से स्टार्ट करके 1526 एडी तक राज किया था। ठीक है, लास्ट में जो पढ़ेंगे कॉजेस फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत का उसका डिक्लाइन होने का, उसका मतलब उसका खत्म होने का कारण क्या था, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा सा समारी देख लेते हैं यहां पर। आफ्टर द अरब इन्वेशन ऑफ सिंध, तो सिंध जो हमारे सिंधु जो पाकिस्तान के इंडस रिवर है उसके पास के एरिया में जो सिंध प्रोविंस है वहां पर अरब का इन्वेशन हुआ था। अरबियन कंट्री जो मिडिल ईस्ट में एक फेमस कंट्री है, वहां से सिंध के इन्वेशन हुआ था। ये कौन से टाइम पीरियड में हुआ था, 712 एडी में हुआ था। यानी दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 एडी, 1206 एडी और 712 एडी में हुआ था, मतलब बहुत पहले का टाइम पीरियड है। उसके बाद द दिल्ली सल्तनत वाज स्टैब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1206 एडी। तो मतलब अरब का सिंध इन्वेंशन, ये इसके वजह से इंडिया में पहली बार कोई मुस्लिम अटैक हुआ था। इससे पहले इंडिया में कभी भी मुस्लिम अटैक नहीं हुआ था। पुराने टाइम पीरियड में अगर देखा जाए वहां पर इंडिया में हिंदू, बुद्धिस्ट और जो जैनिज्म जो रूलर्स लोग थे ये लोग ही राज करते थे। अरब के सिंध अभियान के बाद यहाँ पर इस्लामिक भी पहले लोग यहाँ पर धीरे धीरे आना स्टार्ट कर दिया था। तो फाइनली जाकर दिल्ली के सुल्तानेत जो बने थे ये 1206 में बने थे। और कौन बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इल्तुतमिश सक्सीडेड कुतुबुद्दीन ऐबक एंड लेटर ही वाज सक्सीडेड बाय हिज डॉटर रजिया बेगम। तो उसके बाद उसी डायनेस्टी, ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद उनके बाद आए थे इल्तुतमिश, वहां पर राज करे थे। और उसके बाद उनके जो डॉटर मतलब जो उसके उत्तराधिकार थे तो रजिया बेगम वहां पर राज किया था। गियासुद्दीन बलबन वाज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सुल्तान, ही ब्यूटिफाइड द दिल्ली। गियासुद्दीन बलबन जो उसके बाद का इंपॉर्टेंट एक रूलर का नाम आ जाता है जो दिल्ली के सुल्तानत बने थे, वो दिल्ली को धीरे धीरे करके और भी ज्यादा ब्यूटिफाइड किया था, मतलब और भी ज्यादा धीरे धीरे दिल्ली को सजाए थे। गियासुद्दीन तुगलक डिफीटेड द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक, तो बलबन के बाद एक्चुअली खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाता है। वहां पर बीच में अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड आता है। यहाँ पर ये समरी फॉर्म में लिखा नहीं गया, तो बाद में जाकर ये डिटेल्स में डिस्कस होगा। तो गियासुद्दीन तुगलक क्या किया, उन्होंने खिलजी डायनेस्टी के मतलब अलाउद्दीन खिलजी के बाद ही जो लास्ट रूलर आए थे उनको डिफीट किया था। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ एंड बिकम द रूलर इन 1320 एडी। His son मोहम्मद बिन तुगलक सक्सीडेड हिम। तो मोहम्मद बिन तुगलक उसके उत्तराधिकार थे। He was an able sultan with the best intention and excellent ideas। तो एक बहुत ही अच्छा रूलर थे जो उनके पास अलग अलग मतलब आइडिया थे जिसके बारे में वो सोचते थे और उसको अप्लाई करने के भी उनको बहुत मतलब हिम्मत रखते थे। बट ही लैक्ड इन पेशेंस, लेकिन उसके पास कोई जिस काम के काम करते हैं उसके पास वो काम के लिए आपके पास क्या धैर्य रखना चाहिए, यानी पेशेंस रखना चाहिए, लेकिन वो रखते नहीं थे, तो इसलिए उस काम फेलियर होता था। द नेक्स्ट रूलर वाज फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आए थे। ही वॉज ए केपेबल एंड स्ट्रॉन्ग सुल्तान। तो एक अच्छा रूलर था जो स्ट्रॉन्ग सुल्तान भी थे। फाइनली द तुगलक डायनेस्टी वाज सक्सीडेड बाय सईद डायनेस्टी। उसके बाद सईद डायनेस्टी आए और उसके बाद लोधी डायनेस्टी आए। इब्राहिम लोधी द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी वाज डिफीटेड बाय बाबर। जो इब्राहिम लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, तो ये इसको कौन डिफीट किया था, बाबर।
जो बाबर देखा जाए इंडिया में मुगल एम्पायर का फाउंडर थे इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 एडी। तो 1526 में जो पहला बैटल हुआ था पानीपत नाम का जो जगह में, वहां पर उन्होंने लोधी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी को हराया था। ठीक है, तो ये समरी, एक छोटा टाइप का समरी मैंने यहाँ पर बताया। इसको लेकर हम लोग इसके बाद हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अलग अलग डायनेस्टी के बारे में। नीचे एक फोटो दिया गया है, जैसे मॉस्क एट अजमेर, अजमेर की जो दरगाह है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। स्पेशली दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में जो इस्लामिक धर्म के अंदर जो सूफी जो नया आइडियोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा उस टाइम में स्प्रेड किया था, जिसमें अजमेर का दरगाह में भी बहुत ज़्यादा रोल था उस टाइम में कि सूफी का जो चिश्तिया एक सिलसिला होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड किया था। तो उस चीज़ का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जो वहाँ का एक फेमस आर्किटेक्चर भी है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये चैप्टर को पढ़ेंगे। टू नो मोर अबाउट दिल्ली सल्तनत, ताकि दिल्ली सल्तनत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जान सके। टू हैव ए कंप्लीट एनालिसिस ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक रूल, हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत का फाउंडर है या स्लेव डायनेस्टी के भी फाउंडर है उनके बारे में हम लोग डिटेल्स जान सके। टू नो मोर अबाउट द डायनेस्टीज व्हिच रूल्ड ओवर दिल्ली, दिल्ली के जो अलग अलग डायनेस्टी है उस अलग अलग डायनेस्टी के बारे में डिटेल्स में हम लोग जान सके। और टू नो द रीजंस फॉर द डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत, और फाइनली हम लोग दिल्ली सल्तनत कैसे डाउनफॉल हुआ, कैसे धीरे धीरे करके वो खत्म होने जा रहे थे उसके बारे में हम लोग जान सके। तो ये चारों ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड में बना था, कुतुब मीनार एक फेमस मीनार है जो आज भी दिल्ली में इसका दिल्ली में आज भी इसका स्थान है। आज भी हम लोग ये इंडिया का एक टूरिस्ट प्लेस भी है जहां पर बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं ये कुतुब मीनार को देखने के लिए। तो द दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करते हैं हम लोग, थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले हम लोग जान लेते। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घोरी इन 1206 एडी, तो 1206 के बाद पहला बात किया जा रहा है। तो पहले इसके मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री में बता देता हूँ। 712 एडी में अरबियन इन्वेशन हुआ था सिंध प्रोविंस में। ठीक है, तो इंडिया में आने के लिए जो रास्ता, वो रास्ता तो खुल गया था। और वो कहाँ से आए थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर होकर आए थे। तो आने का जो मिडिल ईस्ट से इंडिया में आने का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर होकर आने का रास्ता खुल गया। अब लोगों के पास ये सामने ऑप्शन था अरेबियन कंट्री के रूलर के पास कि इंडिया में अटैक करें। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था, उसी रास्ते से बार बार अटैक हुआ था। जो गजनी का जो सुल्तान था उस टाइम में जैसे सुल्तान महमूद, जिन्होंने 1000 एडी से 1027 एडी के अंदर कम से कम 17 बार इंडिया में अटैक किया था और इंडिया को बार बार लूटे थे उस टाइम में। फिर देखा जाए घूर डायनेस्टी के जो रूलर थे मोहम्मद घोरी, ठीक है, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी इंडिया को लूटने के मकसद से इंडिया में आए थे। ठीक है, स्पेशली अफगानिस्तान से वो लोग बिलोंग करते थे। तो वहां पर घूर नाम का एक एम्पायर था, वहां से वो लूटने के लिए मकसद में आए थे। कौन से रास्ते से, सुल्तान महमूद जो रास्ता दिखा दिया था उस रास्ते से वो आए थे। ठीक है, अब बात है कि इंडिया में जब से मोहम्मद घोरी ने आए थे वो सिर्फ इंडिया को लूटा नहीं था, उन्होंने लूटने के साथ साथ इंडिया के अलग अलग जगह को उन्होंने कैप्चर किया था, उसी जगह को अपना एम्पायर के अंदर वो बनाए थे। लेकिन उस टाइम में उन्होंने अपना कैपिटल रखा था, जो घूर डायनेस्टी के जो मेन कैपिटल थे वहां पर ही वो अपना कैपिटल रखा था। इंडिया में उन्होंने कोई कैपिटल नहीं रखा था। इंडिया में स्पेशली नॉर्थ वेस्ट के पोर्शन में जो जो जगह उन्होंने कैप्चर किया था, ये जगह को उन्होंने उस अपने घूर एम्पायर के अंदर रखा था। लेकिन जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता गया, बढ़ते जाते वो अपने बुढ़ापे पे आए थे, तो उस टाइम में उन्होंने अपने जितने भी अपने अंदर गुलाम थे, स्लेव लोग थे, ठीक है, जो उनका सेनापति हुआ करता था, इन सबको अलग अलग जगह को उन्होंने बांट दिया था। उनमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके हाथ में लगा था इंडिया, ठीक है, स्पेशली इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट। तो उन्होंने इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट को उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में सौंप दिया था। ऑब्वियसली उसके अंदर दिल्ली भी था। फाइनली देखा जाए 1206 में मोहम्मद घोरी का डेथ हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घोरी इन 1206 एडी, हिज इंडियन एम्पायर पास्ड ऑन टू द हैंड्स ऑफ द वाइसरॉय कुतुबुद्दीन ऐबक एज ही हैड नो सक्सेसर। मोहम्मद घोरी का कोई उत्तराधिकारी नहीं थे, तो इसलिए क्या हुआ, उनके मरने के बाद उनका कोई बेटे कोई नहीं थे। तो उनका जो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके हाथ में यह इंडिया के एम्पायर को संभालने का दायित्व दिया गया था, तो उन्होंने क्या किया, फाइनली उन्होंने इंडिया को जो एम्पायर को वो अपने नाम में कर लिया।
ही लेटर बिकम द फाउंडर द स्लेव डायनेस्टी, और उन्होंने नाम करने के बाद उन्होंने 1206 में जाकर वहां पर स्लेव डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया। ठीक है, स्लेव मतलब गुलाम। और ऑब्वियसली यहां पर जितने भी सुल्तान बनते थे, जितने भी लोग, ये सब लोग क्या होता है कि दूसरे सुल्तान का गुलाम होते थे। ठीक है, कभी कभी ये भी देखा गया कि एक सुल्तान का बेटा वहां पर राज किया या बेटी राज किया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ कि दूसरे सुल्तान का गुलाम वहां पर राज किया। मतलब यहाँ पर गुलामों का भी ये हालत था कि गुलाम अपने योग्यता से वहां पर राज भी करने का अधिकार उनका था। एंशिएंट इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं था। वहां के गुलामों के साथ यहाँ का गुलाम का फर्क यही है कि एंशिएंट इंडिया में गुलामों का वो अपने योग्यता से आगे बढ़ने का उनका पास कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, वो सिर्फ गुलाम ही होते थे। लेकिन मेडिवल इंडिया में जाकर ये सिस्टम आए थे इस्लामिक कल्चर में। अगर तुम्हारे पास जो तुम योग्य हो तो तुम आगे बढ़ सकते हो अपने योग्यता के बलबूते पे। तो द दिल्ली सल्तनत वाज स्टैब्लिश बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1206 एडी। तो उन्होंने दिल्ली सल्तनत का फॉर्मेशन किया है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 एडी में। ऑल टुगेदर 5 डायनेस्टीज फ्रॉम 1206 टू 1526 फ्रॉम दिल्ली सल्तनत। तो 1206 से 1526 तक जो 5 अलग अलग डायनेस्टी राज किया था, ये पांचों डायनेस्टी को मिलाकर होता है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो यहां पर है कि इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज व्हिच रूल्ड ओवर दिल्ली एंड देयर फाउंडर्स। तो यहां पर पांचों अलग अलग डायनेस्टी है जिसका फाउंडर का नाम यहां पर दिया गया है और अलग अलग डायनेस्टी के बारे में बोला गया है। जैसे एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म यहां पर माइंड मैपिंग टाइप का यहां पर बनाया गया। जैसे स्लेव डायनेस्टी, पहला डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, यानी गुलामों का डायनेस्टी, जिसका फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका टोटल टाइम पीरियड, मतलब ये स्लेव डायनेस्टी का टोटल टाइम पीरियड जो 1206 एडी से 1290 एडी तक ये टोटल टाइम पीरियड था। ठीक है, 1206 एडी से 1290 एडी। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, इसका फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 1290 एडी से स्टार्ट करके 1320 एडी तक, मतलब 1320 एडी तक इनका टोटल टाइम पीरियड, 30 साल तक ये डायनेस्टी चला था। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, इसका फाउंडर कौन है? गियासुद्दीन तुगलक, जिसका टाइम पीरियड देखा जाए 1320 एडी से स्टार्ट करके 1414 एडी तक ये चला था, तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद सैयद डायनेस्टी, जिसका फाउंडर कौन है? सैयद खिजिर खान। ये डायनेस्टी 1414 एडी से स्टार्ट करके 1451 एडी, सॉरी 51 एडी तक चला था सैयद खिजिर खान का जो सैयद डायनेस्टी। और उसके बाद आखिर में लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? बहलुल खान लोधी, जो 1451 एडी से स्टार्ट करके 1526 एडी तक चला था। तो ऐसे करके पांचों अलग अलग डायनेस्टी चला था। यहां पर नीचे एक इमेज दिया गया है जो टॉम ऑफ सिकंदर लोधी का दिया गया है। ठीक है, सिकंदर लोधी जो लोधी डायनेस्टी का फेमस रूलर था, या देखा जाए लोधी डायनेस्टी का सर्वश्रेष्ठ रूलर के अंदर जाम आते हैं, जो बहलुल खान लोधी का बेटा था। तो उनका एक उनका टॉम, मतलब वो जहां पर उनका दफनाया गया था वहां पर उसी जगह का और उसके ऊपर जो आर्किटेक्चर है उसको यहाँ पर एक फोटो दिया गया है। ठीक है, हालांकि मैंने हर स्लाइड में ऐसे करके एक छोटे छोटे करके मैंने एक फोटो डाला हूं ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा ये स्लाइड देखने में इंटरेस्ट रहे, बीच में थोड़ा थोड़ा करके इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो हम लोग एक एक डायनेस्टी करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले स्लेव डायनेस्टी, गुलामों का डायनेस्टी। अब क्या हुआ कि मोहम्मद घोरी ने हैड लेव द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग हिज इंडियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद घोरी जब यहाँ से चले गए थे तो क्या किया? यहाँ के प्रशासन चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उनका एक स्लेव था। ही स्लेव एंड गवर्नर ऑफ इंडियन प्रोविंसेस। तो उनको क्या किया? वो अब उनका स्लेव था, उनको इंडिया के जो प्रोविंस थे उस प्रोविंस के गवर्नर बना दिया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक वो यहाँ पर काम करते थे, यहाँ पर दिल्ली और उसका सबऑर्डिनेट जो एरिया है उसको कंट्रोल करते थे, और उस चीज के लिए वो रिपोर्ट किसको करते थे? मोहम्मद घोरी को करते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घोरी, ठीक है, मोहम्मद घोरी के मरने के बाद ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द सुल्तान ऑफ हिंदुस्तान। तो उन्होंने हिंदुस्तान का अपना सुल्तान बना लिया था, और यहां से सल्तनत डायनेस्टी का फॉर्मेशन हुआ। ये 1206 का घटना है। ही रूल्ड ओवर 4 ईयर्स, ही रूल्ड फॉर 4 ईयर्स, यानी 1206 से स्टार्ट करके 1210 तक 1210 एडी तक ये उन्होंने राज किया था। ही वाज सक्सीडेड बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1211 एडी से। बीच में एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ फेमस रूलर का नाम ही दिया गया है,
बीच में से ये कुतुबुद्दीन ऐबक और शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बीच में एक रूलर आए थे, ठीक है, लेकिन वो इतना फेमस नहीं थे, वो 7 और 8 मंथ के लिए आए थे, जो 1210 से स्टार्ट कर 1211 एडी तक चला था। लेकिन इल्तुतमिश फेमस है। तो इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर गुलाम था, और दूसरी बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का वो जमाई भी था। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश उसका सक्सीड हुआ था। 1211 एडी से स्टार्ट करके 1236 एडी तक उन्होंने राज किया था, ठीक है, और ये बहुत बड़ा फेमस रूलर था। ही वॉज सक्सीडेड बाय सुल्तान राजिया। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन देता हूँ। बोला जाता है कि इंडिया का एक सेवियर का दर्जा भी दिया जाता है ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश का। क्यों? क्योंकि 1221 एडी, शायद 21 या 23 एडी, मुझे साल याद नहीं आ रहा, उस टाइम में मंगोलियन जो फेमस रूलर था चेंगिस खान, ठीक है, जो पूरे चाइना और मंगोल और स्पेशली देखा जाए कि एशिया के नॉर्दर्न पोर्शन में अपना आतंक मचा दिया था उस टाइम में। तो उन्होंने क्या कर रहे थे, उन्होंने एक राजा को उनका पीछा कर आ रहे थे। वो राजा का नाम था या सुल्तान का नाम था जियाउद्दीन मंगबानी, ठीक है। अब जियाउद्दीन मंगबानी उस टाइम में वो भागते हुए इंडिया में आए थे और आकर सीधा इल्तुतमिश से वो मदद मांगे थे। इल्तुतमिश ने सोचा कि इसको अगर मदद कर दे तो चेंगिस खान इसके पीछे पीछे हमारे इंडिया में घुस जाएगा, फिर हमें भी वो क्या करेंगे, हमें इंडिया का जो अभी सुल्तानेट डायनेस्टी बना है ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो उन्होंने सीधा जियाउद्दीन मंगबानी को रिफ्यूज कर दिया कि मैं तुम्हें कोई मदद नहीं करूंगा। ऑब्वियसली जियाउद्दीन मंगबानी को जैसे ही उन्होंने रिफ्यूज किया तो जियाउद्दीन मंगबानी ने उन्होंने वो दिल्ली को छोड़कर उन्होंने वहां से निकल गए। तो चेंगिस खान इंडिया में सीधा अटैक ना करके इंडिया के बॉर्डर होकर वो निकल गए थे मिडिल ईस्ट की तरफ, ठीक है, जियाउद्दीन मंगबानी का पीछा करते हुए। तो हिस्टोरियन यही कहते हैं कि इंडिया को उस टाइम में जो इंडिया के ऊपर जो प्रॉब्लम आया था, उस टाइम में इंडिया के ऊपर जो सर में जो प्रॉब्लम आए थे, इस प्रॉब्लम से हाथ से इंडिया को बचाया था इल्तुतमिश। अगर उस टाइम में वो समझदारी से काम नहीं लेता, उस टाइम में समझदारी से वो जियाउद्दीन मंगबानी को वहां से निकाल नहीं देता, तो इंडिया पे चेंगिस खान अटैक करते, और इंडिया का अगर चेंगिस खान अटैक करते तो इंडिया उस टाइम में हारना निश्चित था। तो इंडिया का एक सेवियर भी बोला जाता है। और ऊपर से और एक चीज याद रखना है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश जिन्होंने देखा जाए सुल्तानेट डायनेस्टी का, स्पेशली स्लेव डायनेस्टी भी बोल सकते हो या दिल्ली सल्तनत का भी बोल सकते हो, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उन्होंने बनाया था, ठीक है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जब बनाए थे, उन्होंने जैसे ही उन्होंने आए थे 1206 एडी में, तो उनको ये नया सल्तनत डायनेस्टी बना तो लिया, लेकिन सल्तनत टाइम दिल्ली सल्तनत तो बना लिया, लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि वो सिर्फ 4 साल के लिए आए थे। लेकिन इल्तुतमिश 1211 से स्टार्ट करके 1236 तक उन्होंने थे। तो ये जो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड में उन्होंने अपना एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी बनाए थे, और उन्होंने अपना जो ओपोनेंट थे उस सभी ओपोनेंट को हराकर दिल्ली सल्तनत में अपना जो पावर को उन्होंने स्टैब्लिश किया था। तो उसके बाद भी देखा जाए जो सिंहासन को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे, बीच में छोटे मोटे बहुत सारे रूलर आए थे, जो उनके बेटे को बीच में प्रॉब्लम था। लेकिन इल्तुतमिश एक काम किया था, वो काम है कि वो उन्होंने देखा कि मेरे जितने भी बेटे हैं सभी बेटे उस लायक नहीं है कि वो दिल्ली सल्तनत में बैठ सके। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने बेटी को उन्होंने दिल्ली सल्तनत का अगली सुल्तान के लिए उन्होंने नॉमिनेट किया था, और बेटी का नाम क्या था, राजिया, ठीक है। तो इन टर्न ही वाज सक्सीडेड बाय सुल्तान राजिया हु वाज किल्ड इन ए बैटल। तो सुल्तान राजिया उन्होंने 1236 में आए थे, जिन्होंने 4 साल तक राज किया था, 1240 तक राज किया था। फाइनली एक बैटल में जाकर उनको हराया गया था, ठीक है। तो जैसे ही वो बैटल में हारे थे, उसके बाद भी फिर इल्तुतमिश का बेटे लोग राज करना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद गियासुद्दीन बलबन वाज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सुल्तान। गियासुद्दीन बलबन जो 1266 एडी में वो दिल्ली का सुल्तान बने थे, और लगभग 1287 तक उन्होंने दिल्ली में राज किया था। और ये एक इंपॉर्टेंट सुल्तान था गियासुद्दीन बलबन, जिन्होंने देखा जाए दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी का आर्मी का भी मतलब प्रॉपर ढंग से आर्मी का फॉर्मेशन उन्होंने किया था। और उन्होंने अपना जो एम्पायर बना था ना, वो एम्पायर में उन्होंने एक मतलब बहुत स्ट्रिक्टली वो एम्पायर बनाया था, जिसके ऊपर चलते कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते थे, ठीक है। उनके आने से पहले वहां पर बहुत सारे पीजेंट रिवोल्ट होता था। बहुत सारे जो नोबलिस्ट लोग थे, यानी एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं, ये सभी मतलब दिल्ली सल्तनत को कंट्रोल करते थे, सुल्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। ये सभी चीज को, सभी पावर को उन्होंने गियासुद्दीन बलबन ने डिस्ट्रॉय किया।
और उन्हें अपना जो सुल्तान का ओरिजिनल पावर होता है ना, उस पावर को उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, इसलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, रूलर हो जाता है। तो गयासुद्दीन बलबन 1287 में उनका टाइम पीरियड खत्म होता है। उनके टाइम पीरियड के बाद भी दो रूलर आए थे जो 1287 से स्टार्ट कर 1290 एडी तक उन्होंने चला था। फाइनली जाकर 1290 एडी में जाकर दिल्ली सल्तनत का जो स्लेव डायनेस्टी है, ये स्लेव डायनेस्टी खत्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर सुल्तान राजिया का फोटो दिया गया और लेफ्ट साइड में टॉम ऑफ इल्तुतमिश का दिया गया है। इल्तुतमिश जो देखा जाए दिल्ली सल्तनत का स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड में सर्वश्रेष्ठ रूलर थे। ठीक है, अगर बोला जाए स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे, फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर बोला जाए दिल्ली सल्तनत का स्लेव डायनेस्टी का सर्वश्रेष्ठ रूलर कौन थे, वो होगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, तो एक फीमेल रूलर कौन था, सुल्तान राजिया। तो ऐसे करके यहाँ पर इल्तुतमिश का टॉम दिया गया, यहाँ पर एक फोटो यहाँ पर डाला गया। नेक्स्ट खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी जिसका टोटल टाइम पीरियड है 1290 एडी से स्टार्ट करके 1320 एडी तक, और इनका जो पहला सुल्तान है वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उन्होंने क्या किया, एस्टैब्लिश खिलजी डायनेस्टी, वो खिलजी डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया। द फाउंडर ऑफ टर्किश डायनेस्टी, जिन्होंने तुर्क डायनेस्टी का भी एक फाउंडर कह सकते हो हम लोग। ठीक है, हालांकि स्लेव डायनेस्टी का जो लोग थे उनको भी हम लोग टर्किश भी कह सकते हैं, लेकिन उनको अर्ली टर्किश लोग कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो खिलजी भी हम लोग टर्किश के बिलोंग करते हैं। तो जो भी हो, ये भी एक टर्किश लोगों से बिलोंग कर रहे हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, was 70 when he ascended the throne। तो जलालुद्दीन खिलजी जब उनका 70 ईयर्स ओल्ड थे, मतलब 70 साल का उम्र था, तभी वो अपने जो सिंहासन में वो बैठे थे। He defeated the descendants of बलबन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस टाइम में he defeated the descendants, मतलब बलबन के जो उत्तराधिकारी लोग थे ना, वंशज थे, ये सबको उन्होंने हराया था। बीइंग विक्टोरियस केम टू पावर, वहां पर जीते थे और धीरे धीरे वो पावर में आए थे। ठीक है, यानी स्लेव डायनेस्टी का जो आखिरी टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में स्लेव लोगों के साथ, मतलब स्लेव डायनेस्टी के लोगों के साथ खिलजी डायनेस्टी के जो लोग थे ना, इनके बीच में झगड़ा हुआ था और उसके चलते हुए लड़ाई हुआ था। उस लड़ाई के चलते बलबन के जो उत्तराधिकारी थे उनको हरा दिया, सक्सेसर लोगों को हरा दिया, और फाइनली खिलजी लोग यहाँ पर आए थे। He was kind hearted, बहुत अच्छा हार्ट, मतलब दयालु हृदय से बिलोंग करते थे, मिल्ड नरम स्वभाव के थे, एंड हैड फेथ इन नेचर। ठीक है, और लोगों के ऊपर वो आस्था रखते थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी असेंडेड द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज अंकल एंड फादर इन लॉ जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जिसके ऊपर मूवी भी बन चुका है, जो पद्मावत नाम का मूवी है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब थ्रोन को कैप्चर करना, सिंहासन को कैप्चर करने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया प्रोसेस। उन्होंने क्या किया, थ्रोन को कैप्चर कर लिया। कैसे, अपने जो अंकल थे और अपने जो फादर इन लॉ, मतलब उनका अंकल ही उनका फादर इन लॉ था। ठीक है, मतलब उनका ससुर था। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को उन्होंने हत्या कर ली और फिर थ्रोन को कैप्चर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड देखा जाए, दिल्ली सिर्फ खिलजी डायनेस्टी का नहीं है, पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे बेहतरीन टाइम पीरियड था, और ये दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ सुल्तान थे। यानी देखा जाए खिलजी डायनेस्टी का भी सर्वश्रेष्ठ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है, और पूरे स्लेव डायनेस्टी पूरे दिल्ली सल्तनत का भी सर्वश्रेष्ठ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, इनका टाइम पीरियड 1296 से स्टार्ट करके 1316 तक बिलोंग करते हैं। यानी 1290 एडी में जाकर खिलजी डायनेस्टी फॉर्मेशन हुआ। 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और 1296 से स्टार्ट करके 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड। फिर 1316 एडी से स्टार्ट करके 1320 एडी, ये जो 4 साल का टाइम पीरियड है, ये चारों साल के अंदर खिलजी डायनेस्टी का धीरे धीरे करके 3 रूलर आए थे, और ये चारों साल के अंदर खिलजी डायनेस्टी धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का उनका बहुत सारी इंपॉर्टेंट काम हुआ था। उन्होंने मार्केट का प्राइस भी कंट्रोल किया था। उन्होंने अपने जो आर्मी में वहाँ पर दाग और हुलिया सिस्टम भी वहाँ पर लेकर आए थे। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होता है उन्होंने किया था। जैसे मान लो कि उन्होंने मार्केट का प्राइस कंट्रोल क्यों किया था, क्योंकि मार्केट का प्राइस कंट्रोल करने का बहुत बड़ा एक रीजन था, क्योंकि वो देखे थे अपने आर्मी के लिए स्पेशली उन्होंने किया था, क्योंकि उनका जो सोल्जर लोग थे वो मार्केट से खाना खरीदते थे। ठीक है, और वो अपना सोल्जर को हमेशा स्ट्रांग देखना चाहते थे। तो मार्केट से जो से वो खाना खरीदते थे, वो खाना खरीदने के टाइम में देखा गया कि अलग अलग दुकान में एक ही चीज़ का अलग अलग प्राइस है। तो ये प्रॉब्लम अगर फेस ना करने पड़े, तो इसलिए मार्केट का प्राइस को उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, और प्राइस ज़्यादा ना बढ़ सके।
ठीक है, अपने सोल्जर को कुछ प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, तो इसलिए उन्होंने मार्केट का प्राइस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। उसके साथ साथ दाग और हुलिया सिस्टम लेकर आए थे। दाग और हुलिया सिस्टम क्या है? ये एक तरीके से देखा जाए आर्मी के जो वहाँ के जो सोल्जर लोग थे या जो वहाँ के हॉर्स थे उस सबको चिन्हित करने का एक या चिन्हित करने का एक तरीका है। कैसे? ऐसे मान लो कि वहां पर भी जैसे कालाबाजारी आज होता है ना, वहां पर भी वो सब चीज होता था। ठीक है, मान लो कि मेरे पास एक हॉर्स है और मैं सिपाही हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे हर टाइम में सरकार के पास जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मेरा हॉर्स का हालत ये कंडीशन में है। ठीक है, आप बात मान लो कि मेरे पास मेरे पड़ोसी में एक दोस्त है, वो भी एक सिपाही है और उसके पास भी हॉर्स है, लेकिन वो हॉर्स बूढ़ा हो चुका है, वो युद्ध बैटल में लड़ने के लिए लायक नहीं है। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि तेरा हॉर्स मुझे दे दे और मैं हॉर्स को लेकर मैं अपने आप को वहां पर मतलब वो जो एग्जामिनेशन होगा उस एग्जामिनेशन को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हर साल वो एग्जामिनेशन होता है। तो वहां पर जैसे करके मेरे हॉर्स को वो ले जाते, वो फिर वहां पर दिखा देते कि ये मेरा हॉर्स है। अब मैंने देखा है ये वाला हॉर्स मेरा हॉर्स है, वो भी दिखा है वो वाला हॉर्स वो मेरा हॉर्स है, मतलब उसका हॉर्स है। तो ऐसे करके क्या करते कि बहुत सारे लोग ऐसे करके जो कालाबाजारी टाइप का करते हैं। तो सरकार के पास एक्चुअली देखा जाए यह आंकड़ा रहता है कि मेरे पास जैसे मान लो कि ये जगह से मेरा पास टोटल 100 हॉर्स है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल बैटल के टाइम पीरियड में जब लड़ाई के टाइम पीरियड आता है ना, तो होता है कि एक्चुअली 70 से 80 हॉर्स सरकार के पास रहता था या उससे भी कम, क्योंकि एक ही लोग दो तीन मतलब दो अलग अलग लोग एक ही हॉर्स को लेकर जा रहे थे सरकार के पास एग्जामिनेशन देने के लिए। ठीक है, एक्चुअली उनके पास कोई हॉर्स नहीं था। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने एक मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने एक टेक्निक निकाले थे जो था दाग सिस्टम। उन्होंने हॉर्स के पीछे एक स्टैम्प लगा देते, ऐसा एक स्टैम्प जो स्टैम्प को आसानी से मिटाया नहीं जा सकता था। तो इसी तरह से क्या होता है कि मेरे हॉर्स मेरे पास ही रहेगा। अगर कोई भी बंदा आकर मेरे से बोले कि तेरे हॉर्स को मेरे ये काम के लिए मुझे भेज दे, मैं सरकार के पास जाकर एग्जामिनेशन देकर आओ, तो होगा नहीं, क्योंकि वो उसको पकड़ा जाएगा क्लियरली। तो ये होता है कि जो दाग वाला सिस्टम था ना, ये हॉर्स को चिन्हित करने का एक टेक्निक था। और जो हुलिया था, ये जो उस टाइम में आर्मी में जो लोग लड़ाई करते, जो सिपाही लोग लड़ाई करते थे, उनका डिस्क्रिप्शन ब्रीफली डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा होता था। ठीक है, तो इसी तरह से दाग और हुलिया सिस्टम लेकर आए अलाउद्दीन खिलजी ने। ऐसे बहुत सारे उन्होंने सिस्टम उन्होंने निकाले थे, और स्पेशली उस टाइम में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से बहुत सारे मंगोलियन लोग अटैक करते थे, तो उनको अटैक का रोकने का भी काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और बहुत ही सक्सेसफुली उन्होंने उस अटैक को रोका था। ठीक है, उनके टाइम पीरियड में बाद में देखा जाए मंगोलियन अटैक धीरे धीरे करके कम हो गए थे। जो भी हो, तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का फेमस रूलर है और सबसे फेमस रूलर है, और खिलजी डायनेस्टी का भी सर्वश्रेष्ठ रूलर के मामले में जाना जाता है। यहाँ पर नीचे फोटो दिया गया है कि अरेबिक कैलीग्राफी ड्यूरिंग खिलजी डायनेस्टी, मतलब ड्यूरिंग खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड में जो यहाँ पर जो सब अरबिक लैंग्वेज में जो सब दीवार के ऊपर लिखा गया है, ये सभी लिखावट यहाँ पर फोटो के जरिए यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो यह आज भी बिलोंग करते हैं, आज भी एक टूरिस्ट प्लेस है, ये सब बिलोंग करते हैं। और राइट साइड में दिया है अलाई दरवाजा, ये अलाई दरवाजा जो अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण किया था, ये भी इंडिया में आज भी एक टूरिस्ट प्लेस है, फेमस। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी 1360 में जैसे उनका डेथ हुआ, तो उनके डेथ के बाद उनके जो सक्सेसर थे उनके बीच में लड़ाई होना स्टार्ट कर दिया था। 4 साल के अंदर खिलजी डायनेस्टी वो डिक्लाइन की तरफ चला गया। उसके बाद आ गया 1320 एडी में आकर तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। गियासुद्दीन तुगलक डिफीटेड एंड किल्ड द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। गियासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, उन्होंने हराया और उन्होंने हत्या भी किया जो खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, एंड बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली इन 1320 एडी, और 1320 में जाकर वो दिल्ली के रूलर बने थे। ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक। तो गियासुद्दीन तुगलक के बाद उनका मतलब 1320 एडी से 1325 एडी तक वो राज किया था, और 1325 में एडी में जाकर उनके जो बेटे थे मोहम्मद बिन तुगलक वहां पर राज करना स्टार्ट किया था, जो 1325 से स्टार्ट कर 1351 एडी तक वो राज किया था मोहम्मद बिन तुगलक। ये दिल्ली का भी और एक सर्वश्रेष्ठ सुल्तान के अंदर माना जाता है, हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के बाद इनका नाम आता है। ठीक है, लेकिन तुगलक डायनेस्टी के अंदर तुगलक डायनेस्टी के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ रूलर अगर किसी बंदा है तो यह मोहम्मद बिन तुगलक। He ruled from 1325 AD to 1351 AD. He was a good calligraphist. तो ये अच्छा लिखने वाला लोग है, स्कॉलर है, अच्छा मतलब ज्ञानी लोग है, राइटर है, अच्छा लिखते हैं, एंड ऑरेटर।
ठीक है। तो अच्छा मतलब काम करने वाला लोग है। तो हिसाब से देखा जाए जो मोहम्मद बिन तुगलक वो दिल्ली में अपने टाइम पीरियड में बहुत ही विद्वान लोग था, बहुत ही ज्ञानी लोग थे, और उनके जैसे ज्ञानी लोग पूरे सुल्तानत डायनेस्टी में शायद और कोई नहीं था। ठीक है। ऑरेटर, ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता, ठीक, मतलब जो बातचीत करते, तो अच्छा बोलने वाला लोग थे। ठीक है, उस टाइम में। और कैलीग्राफिस्ट जो होता है सुलेख, मतलब जो अच्छा लिखते थे उस टाइम में। और फिरोज शाह तुगलक वाज ए पावरफुल रूलर। एक मिनट, फिरोज शाह तुगलक के बाद डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। मोहम्मद बिन तुगलक ये इतना ज्ञानी लोग थे कि ये अपना बहुत सारे काम इन्होंने किया था, लेकिन बात है कि ये सोचते कुछ और थे लेकिन होता कुछ और। ठीक है। तो ये बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उस टाइम में चाहते थे कि कुछ अपने हिसाब से हिस्ट्री में अपना नाम को छोड़ देना, और उन्होंने अपने टाइम पीरियड से आगे जाकर उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसा काम किया था जो काम मतलब आज के दिन के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन काम हो सकता था, लेकिन उनका टाइम पीरियड शायद गलत था क्योंकि सभी काम उल्टा हो गया था। उन्होंने अपने कैपिटल को दिल्ली से चेंज करके उन्होंने जो हम लोगों का डेक्कन प्लेटू एरिया है वहाँ पर मतलब मिडिल में, इंडिया का मिडिल में, वहाँ पर दौलताबाद में उन्होंने ट्रांसफ़र करने के बारे में सोचा था, और उन्होंने किया भी था, लेकिन वो भी प्लान उनका फेल हुआ था। उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद में ट्रांसफर किया था, फिर दौलताबाद से दिल्ली में कैपिटल दोबारा ट्रांसफर करने में उन्होंने मजबूर हुए थे। वो उसका पीछे अलग रीज़न है। उन्होंने सोचा कि मिडिल ईस्ट में जाकर फिर अटैक करूँ, उसके लिए एक आर्मी बनाए थे, और उस आर्मी को उन्होंने 1 साल तक प्रिपरेशन भी किया था। ठीक है, लेकिन बाद में वो प्लान भी ड्रॉप कर दिया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पैसे का जो कालाबाजारी होता है उसको रोकने के लिए उन्होंने उस टाइम में गोल्ड कॉइन के जगह में और सिल्वर कॉइन के जगह में उन्होंने तांबे का कॉइन बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर बाद में जाकर फिर से तांबा का कॉइन को मतलब कॉपर का कॉइन को चेंज करके गोल्ड और सिल्वर में तब्दील किया था। तो ये भी उनका प्लान एक बार फेल हुआ था। तो ऐसे करके उनका बहुत सारे प्लान फेलियर हुआ था। ठीक है। तो उनके टाइम में बहुत सारे पिजन का रिवोल्ट भी हुआ था। देखा जाए उनके पूरे करियर में 22 बार पिजन रिवोल्ट हुआ था। तो मोहम्मद बिन तुगलक इनका पूरा टाइम पीरियड में बहुत सारे उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, लेकिन तब भी मानो कि ये तुगलक डायनेस्टी का सर्वश्रेष्ठ रूलर है, और पूरे दिल्ली सल्तनत के अंदर देखा जाए वन ऑफ द बेस्ट रूलर के अंदर उनका नाम गिना जाता है। और वो ये सबसे ज़्यादा स्कॉलर और सबसे ज़्यादा विद्वान वाला रूलर, ये इनका नाम ही आता है, ज्ञानी और विद्वान वाला रूलर इनका नाम आता है। इसके बाद आता है कि फिरोज शाह तुगलक वाज ए पावरफुल रूलर आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था, स्पेशली चचेरा भाई भी कह सकते हो, तो वो क्या होता एक पावरफुल रूलर थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आए थे। 1351 एडी से उनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। ही बिल्ट ए न्यू कैपिटल एट दिल्ली। उन्होंने दिल्ली में अपना एक नया कैपिटल बनाया था एंड उसका नाम रखा था फिरोजाबाद। फिरोज शाह तुगलक अपने नाम से और नाम कैपिटल का नाम रखा था जिसका नाम रखा है फिरोजाबाद। ही फाउंडेड द सिटीज। इन्होंने बहुत सारे अलग अलग शहर बनाए थे और ये शहर का नाम दिया था, जैसे हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, ऐसे अलग अलग मतलब शहर उन्होंने बनाया था। आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक द दिल्ली सल्तनत ग्रेजुअली डिक्लाइन। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद जैसे धीरे धीरे करके दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन की तरफ जा रहे थे, स्पेशली तुगलक डायनेस्टी भी डिक्लाइन की तरफ जा रहे थे। फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा सा मैं और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि फिरोज शाह तुगलक ने उनका जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में देखा जाए उन्होंने जनता के लिए बहुत सारे काम किया था। ऑब्वियसली उनके टाइम पीरियड में उनके जो एम्पायर में शांति बरकरार थे, लेकिन उसमें क्या होता है उन्होंने जनता के बहुत सारे काम किए थे। उन्होंने एक वहाँ पर प्रॉपर उन्होंने हॉस्पिटल सिस्टम भी लेकर आए थे, इरिगेशन सिस्टम भी लेकर आए थे, ज़मीन में खेती बाड़ी ताकि अच्छा हो। उन्होंने वहाँ पर पेंशन विभाग भी चालू किया था जो आर्मी में जो लोग काम करते उनके लिए। उन्होंने टैक्स में भी बहुत सारे सुधार भी लेकर आए थे। इसी तरह से जनता के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किया था फिरोज शाह तुगलक। तो जनता के लिए देखा जाए सबसे फेमस रूलर उस टाइम में फिरोज शाह तुगलक ही थे। फिरोज शाह तुगलक के बाद उनके लेवल तक उसी रूलर तुगलक डायनेस्टी में और कोई आए नहीं थे। तो धीरे धीरे करके तुगलक डायनेस्टी में उसके बाद जितने भी सक्सेसर थे ये आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया था, और इसके चक्कर में धीरे धीरे करके तुगलक डायनेस्टी धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ जा रहा था। इसी बीच में 1392 के करीब बाहर से एक अटैक हुआ था जो तैमूर लॉन्ग ने अटैक किया था। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाकर इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर है टॉम ऑफ तुगलक शाह का दिया गया है। ठीक है। तो तुगलक शाह का एक टॉम यहाँ पर दिया गया है जो राइट साइड में यहाँ पर है, एक इमेज दिया गया है। नेक्स्ट सैयद डायनेस्टी जिसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1414 एडी। ठीक है। तो यहाँ पर फॉलोइंग द 1398 सैक ऑफ दिल्ली अमीर तिमूर। अमीर तिमूर जो है ना, ये
ये तैमुलॉन्ग ही है, यही तैमुलॉन्ग है, ठीक है। तो इन्होंने 1398 में, मतलब 1398 में इन्होंने ये अमित तैमूर दिल्ली को अटैक किया था, और अटैक करके दिल्ली को मतलब क्या तहस नहस कर दिया था उस टाइम में। उस टाइम में फिरोज शाह तुगलक के जो सक्सेसर थे वो दिल्ली में राज करते थे। तो दिल्ली एकदम से देखा जाए, दिल्ली पूरे दिल्ली के छोटे एरिया के आसपास ही उनका जो एम्पायर वो वही सीमित था, ठीक है, नाम का एम्पायर था, और पूरे दिल्ली को तहस नहस कर दिया था। तो उसके बाद क्या किया, अमीर तैमूर ने जैसे आए थे, या उर्फ तैमुलॉन्ग आए थे, उन्होंने दिल्ली को जीता। जीत के बाद उन्होंने जैसे फिर लौट गए थे, तो उन्होंने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो पोर्शन उन्होंने जीता था, उस पोर्शन में उन्होंने अपने एक बंदे को वहां पर उन्होंने राज करने के लिए रख दिया था, ताकि वो वहां पर राज करे और बाद में जाकर मुझे रिपोर्ट करे, मतलब अमीर तैमूर को रिपोर्ट करे। ये जो बंदा था ना, ये सैयद डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। इनका नाम था खिजिर खां। द डायनेस्टी वॉज स्टैब्लिश बाय सैयद खिजिर खान। तो डायनेस्टी को फाइनली यहाँ पर बनाए थे कौन, खिजिर खान ने बनाए थे, ठीक है। डेपुटिस्ट बाय तैमूर, जो तैमूर का, अमीर तैमूर का या तैमुलॉन्ग का डेपुटिस्ट थे टू बी द गवर्नर ऑफ मुल्तान, जिसको मुल्तान यानी पंजाब के अंदर जो मुल्तान है, जो आज के दिन में देखा जाए वेस्टर्न पंजाब में आता है, स्पेशली पाकिस्तान में आता है, तो वहाँ के गवर्नर थे। खिजिर खान कैप्चर दिल्ली। बाद में जाकर खिजिर खान ने क्या किया, दिल्ली को कैप्चर किया, ऑब्वियसली तैमुलॉन्ग के डेथ होने के बाद ऑन 28 मई 1414। तो 1414 में जाकर उन्होंने कैप्चर किया, देयर बाय एस्टैब्लिश द सैयद डायनेस्टी। उन्होंने यहाँ पर सैयद डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था। खिजिर खान डिड नॉट टेक अप द टाइटल ऑफ सुल्तान। तो दिल्ली के सुल्तान के अंदर जितने भी सुल्तान आए थे, से स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट करके लोधी डायनेस्टी, सभी रूलर सुल्तान उन्होंने टाइटल उन्होंने लिया था। सिर्फ एकमात्र देखा जाए खिजिर खान कभी भी वो अपने नाम के पास में सुल्तान टाइटल लिया नहीं गया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से रूलर दिल्ली में जो अपने नाम के पास सुल्तान टाइटल नहीं लिया था, वो होगा खिजिर खान, जो सैयद डायनेस्टी का फाउंडर था, ठीक है। तो एंड नॉमिनली कंटिन्यू टू बी द रायती आला वैसल ऑफ द टिमोरिड्स, इनिशियली दैट ऑफ टिमूर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को रायती आला बताना स्टार्ट किया। रायत मतलब प्रजा, ठीक है, तो मतलब एक टाइप का किसान टाइप का भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस टाइम में जो जिसके प्रतिनिधि हिसाब से वो दिल्ली में राज करते थे वो था आमिर तैमूर। तो आमिर तैमूर का प्रतिनिधि अपने आप को बोलते थे, ठीक है, ऑफ द तिमुरिस, मतलब तिमुरिस डायनेस्टी का था। तो इनिशियली दैट ऑफ टिमूर, जो तिमूर का डायनेस्टी है, एंड लेटर हिज ग्रैंडसन शाहरुख, जिसके बाद शाहरुख राज किया था। तो उन्होंने देखा जाए पहले तिमूर का, बाद में जाकर शाहरुख का प्रतिनिधि करके खुद को बुलाए थे। खिजिर खान वाज सक्सीडेड बाय हिज सन सैयद मुबारक शाह। तो खिजिर खान के बाद वो उनके उत्तराधिकार कौन आए थे, उनके उत्तराधिकार आए थे मुबारक शाह। आफ्टर हिज डेथ ऑन 20 मई 1428। तो 1421 में जैसे उनका डेथ हुआ था, खिजिर खान का डेथ हुआ था, उसके बाद उनका जो उत्तराधिकार आए थे वो था मुबारक शाह। जो मुबारक शाह देखा जाए सैयद डायनेस्टी का बेस्ट रूलर है, ठीक है। जैसे मैंने स्लेव डायनेस्टी का बेस्ट रूलर शमसुद्दीन इल्तुतमिश को कहा है, खिलजी डायनेस्टी का अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक डायनेस्टी का मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसे सैयद डायनेस्टी का बेस्ट रूलर अगर देखा जाए तो होगा मुबारक शाह, ठीक है। तो मुबारक शाह रेफर्ड टू हिमसेल्फ एज मुइजुद्दीन मुबारक शाह। तो मुबारक शाह अपने आप को जिस नाम से बुलाते थे वो था मुइजुद्दीन मुबारक शाह। ऑन हिज कॉइन्स, तो अपने कॉइन में ये चीज़ बुलाते थे। A detailed account of his reign is available in the तारीख मुबारक शाही written by याहया बिन अहमद शेरिंदी। एक फेमस बुक है कि याहया बिन अहमद शेरिंदी नाम का एक बंदा, उन्होंने क्या किया, तारीख मुबारक शाही नाम का एक बुक्स उन्होंने लिखा था, और जिस बुक्स में उन्होंने मुबारक शाह का जिक्र किया था, वहाँ पर मुबारक शाह के बारे में हिस्ट्री उन्होंने वहाँ पर बताए थे। आफ्टर द डेथ ऑफ मुबारक शाह हिज नेफ्यू, तो उसके बाद उनका नेफ्यू मोहम्मद शाह, उन्होंने क्या किया, वो थ्रोन में बैठे थे, एंड स्टाइल्ड हिमसेल्फ एज सुल्तान मोहम्मद शाह। तो उन्होंने अपने आप को सुल्तान मोहम्मद शाह बताए थे। जस्ट बिफोर हिज डेथ ही कॉल्ड हिज सन सैयद अलाउद्दीन शाह फ्रॉम बदाऊन। तो उन्होंने अपने मौत से पहले उन्होंने अपने जो बेटे थे जिसको सैयद अलाउद्दीन शाह नाम से बुलाया था, तो जो बदाऊन से बिलोंग करते थे, एंड नॉमिनेटेड हिम एज सक्सेसर, जिसको अपना सक्सेसर बताए थे। अब ये जो अलाउद्दीन शाह था ना, ये सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर है। द लास्ट रूलर ऑफ द सैयद्स
Alauddin voluntarily abdicated the throne of the Delhi Sultanate in favor of बहालुल खान लोधी। तो अलाउद्दीन ये इनके पास वो दम नहीं था कि अपने थ्रोन के लिए वो लड़ाई करे, तो उन्होंने क्या किया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली और उन्होंने अपने थ्रोन को छोड़ दिया। किसके पास में छोड़ दिया? बहालुल खान लोधी के लिए छोड़ दिया था, जो लोधी डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया था बाद में यहाँ पर। कौन से तारीख में छोड़ा था? 19 अप्रैल 1451 में। तो 1451 में जाकर सैयद डायनेस्टी का खत्म हो गया था। दिल्ली में जो पांचों डायनेस्टी के अंदर सबसे कम टाइम में जो डायनेस्टी था वो था सैयद डायनेस्टी, जो 1414 एडी से स्टार्ट करके 1451 एडी तक था। और बहालुल खान लोधी के अंदर ये मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को हटाकर लास्ट में, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, अलाउद्दीन को हटाकर उन्होंने मतलब बाद में जाकर उन्होंने यहाँ पर लोधी डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया था एंड लेट फॉर बदाऊन। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, उन्होंने अपने वहाँ से वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, उन्होंने बदाऊन को छोड़ दिया और फाइनली वो डेट हो गया था 1478 में। ठीक है, तो एज ए वो मारे जब गए थे तो तब वो सुल्तान नहीं थे। 1451 से स्टार्ट कर 1478 तक उन्होंने एक नॉर्मल किसानों की तरह उन्होंने अपने जिंदगी बिताए थे। तो द टॉम ऑफ मोहम्मद शाह एट लोधी गार्डन्स न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में यहाँ पर मोहम्मद शाह का मतलब यहाँ पर टॉम है, तो वही यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो जानेंगे वो है लोधी डायनेस्टी, जो दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड का आखिरी डायनेस्टी है। बहालुल खान लोधी जो एक्चुअल लोधी डायनेस्टी का फाउंडर थे, उन्होंने क्या किया, वाज एन अफगान नोबेल। तो ये अफगान एक नोबेल थे। ये यहाँ पर एक चीज मैं बताता हूँ, हर एक लोगों का एक रेस होता है, मैं एक जाति से बिलोंग करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड में जो डायनेस्टी यहाँ पर राज किया था, इनमें से लोधी लोग सिर्फ अफगान जाति से बिलोंग करते थे, क्योंकि इससे पहले स्लेब, खिलजी, तुगलक और सैयद, ये चारों जो डायनेस्टी के लोग ये टर्किश जाति से बिलोंग करते थे, यानी तुर्क जाति से बिलोंग करते थे, लेकिन अफगान जाति से बिलोंग करने वाले लोधी लोग ही थे। ठीक है, तो बहालुल खान लोधी वाज एन अफगान नोबेल, ये अफगान नोबेल थे। हु वाज ए ग्रेट सोल्जर, जो अच्छा योद्धा थे, अच्छा सोल्जर थे। व्हेन आलम शाह वॉलंटरी एब्डिकेटेड द थ्रोन टू हिम, तो इससे पहले वाला जो रूलर था आलम शाह, उन्होंने क्या किया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और बहालुल खान लोधी उन्होंने सीज द थ्रोन, उन्होंने आप थ्रोन को कैप्चर कर लिया ऑन अप्रैल 19 1451। तो फिर 1451 ने कैप्चर किया विद द सपोर्ट ऑफ हिज मिनिस्टर हमीद खान। तो ये हमीद खान जो आलम शाह का मिनिस्टर थे, तो उनके मदद से ये उनको थ्रोन को कैप्चर कर लिया। ही वॉज द फर्स्ट अफगान रूलर ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली का पहला अफगान रूलर थे। इससे पहले इंडिया में कभी भी अफगान रूलर राज नहीं किया था। ठीक है, तो यहां से पहले अफगान रूलर का शासनकाल स्टार्ट हो रहा है। बहालुल खान एक्सटेंडेड हिज टेरिटरीज ओवर ग्वालियर, जौनपुर एंड अपर उत्तर प्रदेश। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने एम्पायर को फैलाना स्टार्ट कर दिया। ग्वालियर को कैप्चर किया, जौनपुर को कैप्चर किया और उत्तर प्रदेश के जो अपर वाला पोर्शन है उसको कैप्चर किया था। ही अपॉइंटेड हिज एल्डेस्ट सन बरबक शाह एज वाइसरॉय ऑफ जौनपुर इन 1486। तो 1486 में अपने जो बड़े बेटे थे ना बरबक शाह को, उनको जौनपुर का उन्होंने शासक हिसाब से उनको वहां पर अपॉइंट किया था। तो बहालुल खान was confused as to who should succeed him among his son बरबक शाह and निजाम शाह and grandson आजमी हुमायूं। तो ये तीनों के बीच में किसको अपने सक्सेसर बनाए, इस चीज को लेकर बरबक शाह बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। फाइनली देखा जाए कि निजाम शाह सक्सीडेड बहालुल खान लोधी। तो बहालुल खान लोधी के बाद निजाम शाह आए थे और वो क्या किया था, आने के बाद ही इन्होंने नया नाम ले लिया था जो सिकंदर शाह था। ठीक है, यानी सिकंदर शाह लोधी उन्होंने नया नाम से उन्होंने राज करना स्टार्ट किया। और लोधी डायनेस्टी का सर्वश्रेष्ठ रूलर अगर माना जाए तो सिकंदर शाह लोधी को ही हम लोग मान सकते हैं। नीचे लोधी गार्डन्स का फोटो दिया गया है यहाँ पर। तो सिकंदर शाह लोधी डायनेस्टी का सर्वश्रेष्ठ रूलर है। और देखा जाए वो उन्होंने क्या किया, इनका एक सबसे बड़ा जो अच्छा काम था, जो उन्होंने अच्छा काम भी बोल सकते हो या जो भी बोलो, उन्होंने आगरा में अपना कैपिटल को ट्रांसफर किया था। सबसे पहले हिस्ट्री में आगरा में कैपिटल ट्रांसफर हुआ था, दिल्ली से आगरा में। तो ये उनका एक अच्छा काम बोल भी सकते हो या जो भी हो, उन्होंने एक इंटेलिजेंट काम भी था। और इन्होंने बोला जाता है कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ भी थे, बहुत सारे उन्होंने मंदिर को डिस्ट्रॉय भी किया था इस टाइम में। जो भी हो, ये एक डिबेटेबल चीज़ है, वो अलग बात है। और अपने टेरिटरी को फैलाने में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया था। ठीक है, इसके बाद देखा जाए सिकंदर शाह लोधी के बाद आए थे, यहाँ पर दिया नहीं गया, तो जो लोधी डायनेस्टी के आखिरी रूलर था वो इब्राहिम लोधी आए थे।
इब्राहिम लोदी जो लोदी डायनेस्टी का आखिरी रूलर है, और फाइनली जाकर उन्होंने बाबर के साथ जो पानीपत में जो बैटल हुआ था, पानीपत के जो अभी पंजाब हरियाणा के वहाँ पर बॉर्डर एरिया में हो रहता है, वहाँ पर पानीपत नाम का जो जगह, वहाँ पर जो बैटल हुआ था, उस बैटल में बाबर के पास में हारे थे। और हारने के बाद इंडिया में देखा जाए कि लोदी डायनेस्टी, उसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत का खात्मा हुआ और यहाँ पर मुगल एम्पायर का स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सिकंदर लोदी जो लोदी डायनेस्टी का आखिरी रूलर है, और उसके साथ साथ पूरे दिल्ली सल्तनत का भी आखिरी रूलर है लोदी सिकंदर शाह लोदी, सॉरी इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं कि कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन के पीछे कारण क्या था? देयर वॉज नो डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन। तो यहाँ पर उत्तराधिकारी चूज करने का कोई डेफिनेट लॉ नहीं था। आफ्टर द डेथ ऑफ ईच सुल्तान, कि हर एक सुल्तान के मौत के बाद द सिचुएशन गेव राइज टू मेनी सिविल वार्स। तो यहाँ से गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, जो ऐसा हालत बन जाता है, जैसे मान लो कि एक सुल्तान के अंदर उसका 3-4 बेटे हैं। ठीक है, तो ये बेटे के बीच में लड़ाई हो जाता कि एक्चुअल सक्सेशन कौन होगा। ठीक है, पहला वाला सुल्तान मरने के बाद उसके प्रॉपर सक्सेसर कौन होगा, इसको लेकर लड़ाई हो जाता है। कभी कभी बाहर से भी लोग आ जाते थे। ठीक है, वो भी अपने आप को दिल्ली सुल्तान के योग्य कह के मानते थे, तो इसी करके लड़ाई हो जाता था। कोई प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन उस टाइम में नहीं थे। और ये जितने बार लड़ाई होता था उतने बार क्या होता कि ये अंदर का सिविल वार के चलते यहाँ पर दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी थोड़ा सा करके वीक हो रहा था। ठीक है, तो बाहर से जो अटैक करने वाले लोग होते ना, उनके पास मौका आ जा रहा था। उसके बाद दूसरा पॉइंट, द नोबल्स बिकम द किंग मेकर्स एंड कंट्रोल द वीक सुल्तान्स। तो यहाँ पर जो नोबलिस्ट लोग हैं, मतलब जो यहाँ के एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी को कंट्रोल करता था पीछे से। ठीक है, क्योंकि ये इतना पावरफुल होता था कि उस टाइम में नोबलिस्ट लोगों का मतलब वो क्या करते कि अपने आप को पावर में रखने के लिए ये क्या करते थे, किंग मेकर करते थे, मतलब सुल्तान को ही बनाते थे। ठीक है, और ऑब्वियसली अच्छे सुल्तान को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, जो पावरफुल सुल्तान होता है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन बलबन, या देखा जाए मोहम्मद बिन तुगलक को कंट्रोल करने का इनका पास औकात नहीं था। लेकिन जो वीक सुल्तान था ना, ये सबको ये इन्होंने कंट्रोल किया था। ठीक है, और अगर सुल्तान उनके मनमाफिक काम नहीं करता तो सुल्तान को हटा देते थे। तो इसी तरह से चलता था। तो अब अंदर में पॉलिटिक्स बहुत सारा चलता था, तो इसकी वजह से दिल्ली सल्तनत भी थोड़ा थोड़ा करके वीक होना स्टार्ट कर दिया था। तीसरा पॉइंट, जागीर सिस्टम गेव राइज टू डिसइंटीग्रेशन दैट वीकेंड द किंगडम। तो वहां पर जागीर सिस्टम भी थे। जागीर सिस्टम क्या था? जागीर सिस्टम होता कि सुल्तान उनके वो जो एम्पायर बनाते थे, पूरे एम्पायर को कंट्रोल करना उनके बस के माफिक नहीं था। वो अपने हिसाब से पूरे एम्पायर को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने क्या करते कि दिल्ली के और दिल्ली के आसपास के एरिया को कंट्रोल करते थे डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली पूरे इंडिया को कंट्रोल करने का कोशिश करते थे। तो जहां जहां इनडायरेक्टली कंट्रोल करते थे ना, वहां पर अपने जो एक प्रतिनिधि को वहां पर बिठा देते थे, बोलते कि तुम आज के बाद वो जगह को तुम संभालोगे। ठीक है, अब वो प्रतिनिधि क्या करते थे, उस जगह को संभालते थे, वहां से टैक्स कलेक्ट करते थे, वहां से जो टैक्स कलेक्ट करते थे उस टैक्स से वो अपने वहां पर जो आर्मी बनाते थे उस आर्मी को मेंटेन करते थे। सिर्फ बैटल के टाइम में उसको क्या करना पड़ता था, सुल्तान को सपोर्ट करना पड़ता था। तो ऐसे करके वो सुल्तान के अंडर रहते थे। अब जैसे जैसे ये प्रतिनिधि का वहां पर आ गए, ठीक है, वो क्या करते थे, धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे अपना आर्मी बनाते थे, जैसे जैसे वो धीरे धीरे करके पावरफुल होता था, तो दिल्ली के सुल्तान को मानने के लिए वो मना कर देते थे। तो ऐसे करता से देखा जाए उस टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। अब दिल्ली सुल्तान को मानने के लिए मना कर दिया, दिल्ली सुल्तान भी बोला अच्छा मेरे खिलाफ तुम जा रहे हो तो चलो लड़ाई स्टार्ट हो जाए। फिर ऐसे करके अंदर में ही सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता था। तो जितने सिविल वॉर हो जाएगा उतना क्या होगा, ट्रेजरी के ऊपर इफेक्ट आएगा, उतना पैसा खत्म होगा, और उतनी ज्यादा सोल्जर के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम उस टाइम में आते थे। तो इसी तरह से डिसइंटीग्रेशन चीज आना स्टार्ट करा, मतलब लोगों के बीच में एक भेदभाव आना स्टार्ट हो गया था उस टाइम में। द इन्वेशन ऑफ तिमूर एंड बाबर, तैमूर लॉन्ग जो 1398 में अटैक किया था और 1526 में बाबर का अटैक हुआ था, वाज द मेन कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट। तो पहले जब तैमूर अटैक किया था 1398 में, उस टाइम से देखा जाए दिल्ली सुल्तान का डिक्लाइन का जो टाइम पीरियड वहां से धीरे धीरे करके स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, मतलब आखिरी जो स्ट्रॉन्ग रूलर था वो फिरोज शाह तुगलक था, उसके बाद ही तैमूर का अटैक हुआ था 1398 में जाकर। और बाबर का टाइम पीरियड देखा जाए, बाबर ने फाइनली दिल्ली सल्तनत का खात्मा कर दिया था। ठीक है, खत्म कर दिया था 1576 में, जैसे पानीपत के फर्स्ट बैटल में उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो इसी तरह से दिल्ली सल्तनत का खत्म हुआ है। नीचे तैमूर का फोटो भी दिया गया है यहाँ पर। लास्ट में कंक्लूजन,
The Delhi Sultanate was a lengthy chapter with detailed study of 5 dynasty which is difficult to remember. तो दिल्ली सल्तनत एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, उसको बहुत ही अलग मतलब ठीक से स्टडी करने से बहुत टाइम लग जाता है कि एक लेक्चर में वो खत्म नहीं कर सकते। और स्पेशली तुम्हारा एक क्लास 7 है, क्लास 7 के अकॉर्डिंग ही तुम लोगों को मैंने पढ़ाया। इसमें डिटेल्स में अगर लेक्चर करने के लिए जाओ तो वो तुम लोगों का ग्रेजुएशन ये MA लेवल में हो जाएगा, ठीक है। तो वो अलग बात है। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का बहुत अलग अलग छोटे छोटे हिस्टोरिकल पार्ट भी है, सभी चीज़ को डिटेल्स में डिस्कस नहीं कर सकते और वो क्लास 7 का लेवल का भी नहीं होगा, तो तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डिस्कस किया गया है। दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू रिमेंबर बेटर ड्यू टू इट्स अट्रैक्टिव इफेक्ट्स। तो ये तुम लोगों को एक मदद करेंगे कि किस चीज़ के ऊपर जाके तुम लोग अच्छी तरह से यहाँ पर सीख सकते हो और तुम लोग बेटर टाइम चीज़ से तुम लोग इसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पर नीचे कोटेशन दिया गया है, 1 टाइम सीइंग इज बेटर देन 1000 टाइम्स ऑफ लिसनिंग। 1000 बार सुनने से बेटर है कि एक बार देख लो, ठीक है। तो इससे अच्छी तरह से याद रहेगा यहाँ पर। तो ये नीचे एक जो कुतुब गेट है उस कुतुब गेट का फोटो यहाँ पर डाला गया है। तो ये वीडियो यही था कि अच्छा, आशा करता हूँ कि वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगेगा। तो तुम लोग ये वीडियो को अच्छी तरह से देखो, यहाँ से कुछ सीखने का कोशिश करो। अगर कहीं पर मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अगर तुम लोगों को मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछ सकते हो तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताना, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।